हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू जीएस पॉइंट। मैं रत्नेश कुमार गिरी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आशा करता हूं दोस्तों कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो और कंटेंट आपको अच्छा लगता होगा। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए दोस्तों, और इसी तरह जो है प्यार बना के रखिए मेरे साथ। और तो आप लोगों को हाल ही में जो है वो एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो उसके लिए भारत के अंतरिक्ष मिशन कार्यक्रम जो है, और इसके बाद जो है मैं पढ़ाऊँगा नासा और इसरो का जो है संयुक्त मिशन, वो कौन कौन सी है। उसके बाद जो है आदित्य एल1 किसका प्रक्षेपण करने के लिए, किसका अध्ययन करने के लिए आता है। तो आज जो है हम लोग जो है इसरो के बारे में जो पढ़ेंगे। इसरो जो है भारत की एक स्वतंत्र संस्था है जो कि स्पेस से जो है रिलेटेड है, स्पेस टेक्नोलॉजी के मामले में। और इसको पूरे गंभीरता और डिटेल के साथ पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, इन्वायरमेंट से और स्पेस सेंटर आपका एप्लीकेशन, ये कहाँ पे इसका मुख्यालय है, इसका क्या काम है, पीएसएलवी जीएसएलवी क्या होता है, बाहुबली उपग्रह किसको बोलते हैं, किससे छोड़ा गया था, और ये सब जो है आज हम लोग पूरा कवर करने वाले हैं इस टॉपिक में। मतलब मिला जुला के हम लोग जो है आज इसरो का पोस्टमार्टम करने वाले हैं, यानी इसरो के बारे में क्या है इसरो, क्यों इसरो की जो है आवश्यकता हुई भारत में, और इसरो का भारत के विकास में क्या योगदान है। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों ये अच्छा लगा होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। इसरो, पहले तो हम लोग जानते हैं इसरो जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन जो है 1962 में हुआ था। प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई की ने किया था, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का स्थापना 1962 में और वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के अध्यक्षता में किया गया था। यानी 2 से 3 क्वेश्चन आप लोग यहीं से आ जाएगा। इसरो का स्थापना कौन किया था, कब हुआ था। उसके बाद है आपको पूछा जाएगा कि इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों आप लोग जो भी पढ़े, जहाँ तक लगता है आपको कि अगर आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए तो आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं वीडियो को पुश करके, और बार बार वीडियो को देखिए जिससे कि आपका एक भी डाउट ना रह जाए, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का पुनर्गठन कब किया गया? 15 अगस्त 1969 को किया गया था। फिर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना की गई थी, ठीक है। यानी संगठन का स्थापना जो है अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है 1969 में, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 में प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में किया गया था। और अभी जो वर्तमान में इसका नाम है, इसरो नाम है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति स्थापना 1962 में, जैसा कि हम लोग को पढ़ना है। विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहे जाते हैं। और पुनर्गठन जो है ना 1969 में हुआ था, ठीक है। पुनर्गठन जो है 1969 में इसरो का हुआ था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नासा का अगर बोले, ऐसे हम लोग नासा पढ़ेंगे। चलिए नासा का जो है नासा में ही पढ़ते हैं। तो भारत में अंतरिक्ष में क्रांति, भारत ही नहीं बल्कि विश्व में अंतरिक्ष में क्रांति लाने के पीछे जो है इसरो का भी बहुत बड़ा योगदान था, जिसका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है, ठीक है। हिंदी में अगर पूछा जाए तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, जिसका स्थापना 15 अगस्त 1947 को हुआ था। और मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों? तो मुख्यालय आपका बेंगलोर में है, मुख्यालय बेंगलोर में है। और ये भी पूछा जाता है कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष विक्रम साराभाई जी थे। वर्तमान में एस सोमनाथ जी हैं। तो ये दोस्तों ये जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ये अभी जो है वो पूर्णतः जो है अपडेटेड है, क्योंकि सोमनाथ जो है अब हाल ही में बने हैं। इसरो अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह, जो कि 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट था। यानी याद रखिएगा दोस्तों, अब 1975 नहीं पूछता, यानी 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट, जो कि सोवियत संघ के प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया था। सोवियत संघ यानी यूएसएसआर
जो कि 1917 में गठबंधन चालू हुआ था यूएसएसआर का। फिर उसके बाद जो है 1922 में संगठन जाके बना था। फिर 1992 में 1991 में यूएसएसआर जो है वो टूट गया था, यूक्रेन, रसिया और बेलारूस अलग होने के बाद। फिर उसके बाद यूरोपियन यूनियन का स्थापना 1993 में हुआ। तो क्वेश्चन बहुत है, लेकिन आप बस याद ये रखिएगा आपको सोवियत संघ का जो है वो विघटन कब हुआ, बना था कब, ठीक है। 18 जुलाई 1980 को रोहिणी उपग्रह जो कि भारतीय निर्मित प्रक्षेपण यान है उसको छोड़ा गया था। यानी भारत का पहला उपग्रह अगर बोला जाए तो आर्यभट्ट था, और भारतीय निर्मित प्रक्षेपण यान जो है वो 18 जुलाई 1980 को छोड़ा गया था रोहिणी उपग्रह के नाम से, ठीक है। जून 1981 में एप्पल उपग्रह प्रथम भारतीय संचार उपग्रह था। यानी प्रथम भारतीय संचार उपग्रह बोले तो कौन सा था दोस्तों, तो वो है आपका एप्पल हो गया, ठीक है। अगर कुछ डाउट आपको होता है, चाहे कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, उस पर आपको स्पेशली एक वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट्स करके बोल सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या है, इसरो के प्रमुख केंद्र है जिसमें कि बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं। अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए, अगर आपको याद न रहे, चाहे आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, तो आप लोग कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है दोस्तों, तो तिरुवनंतपुरम केरल में है, ठीक है। उसके बाद सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जिसको SDSC बोलते हैं, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है दोस्तों, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद ISAC यानी इसरो उपग्रह केंद्र कहाँ पे है, बेंगलोर कर्नाटक में है। यानी इसरो उपग्रह केंद्र कहाँ पे है, बेंगलोर कर्नाटक में है, ठीक है। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र कहाँ पे है, वो अहमदाबाद गुजरात में है। और राष्ट्रीय दूर संवेदी केंद्र, राष्ट्रीय दूर संवेदी केंद्र कहाँ पे है दोस्तों, तो ये आपका हैदराबाद में हो गया, हाईटेक सिटी है हैदराबाद। और राष्ट्रीय दूर संवेदी संस्थान, याद रखिएगा, राष्ट्रीय दूर संवेदी केंद्र हैदराबाद में है, लेकिन राष्ट्रीय दूर संवेदी संस्थान कहाँ पे है, ये आपका कहाँ हो जाएगा, उत्तराखंड के देहरादून में हो जाएगा। तो आप लोग इसको याद रखिए, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम केरल, सतीश धवन श्रीहरिकोटा, इसरो उपग्रह केंद्र बेंगलोर कर्नाटक, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद गुजरात, उसके बाद राष्ट्रीय दूर संवेदी केंद्र हैदराबाद, और भारतीय दूर संवेदी संस्थान देहरादून उत्तराखंड है। अब हम लोग जो है कुछ इसरो का जो मुख्य आपका जो सैटेलाइट है उसके बारे में, व्हीकल्स और इसका जो प्रारूप है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए SL3 इसके बारे में हम लोग करेंगे चर्चा। तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स इसका नाम है, ठीक है। SL3 यह भारत का प्रक्षेपण यान है, यानी भारत का प्रक्षेपण यान था ये, ठीक है, जिसको अभी प्रचलन में नहीं है। यह साधारणतः क्षमता का उपग्रह यान था जो 40 किलो भार तक ले जाता था। यानी यह साधारण क्षमता वाला था जो कि 40 किलोग्राम भार तक ले जाने में सक्षम था, जो कि वर्ग के उपग्रह को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित कर सकता था। यानी निचली कक्षा में जो है, पृथ्वी की निचली कक्षा में, जिसे उपग्रह दो तरह का होता है, ठीक है दोस्तों, एक कक्षीय उपग्रह होता है, एक ध्रुवीय उपग्रह होता है। तो कक्षीय उपग्रह जो होगा, जो कक्ष का परिक्रमा करता है, यानी 24 घंटा उसका टाइम पीरियड होगा। और अक्षीय उपग्रह जो होगा, जो एक ही अक्ष पर जो है अपना घूमते रहता है, तो उसका 84 मिनट का अपना जो है परिक्रमण काल होगा। आप लोग याद रखिएगा। लेकिन ये क्या था, ये साधारणतः एक मशीन है माना जाता है जो कि 40 किलोग्राम भार के उपग्रह को पृथ्वी के निचली कक्षा में जो स्थापित कर सकता था। रोहिणी उपग्रह को इसी प्रक्षेपण यान से भेजा गया था, क्योंकि उस समय हम लोग के पास GSLV और PSLV जो है लॉन्च व्हीकल्स नहीं था, और सुपरसोनिक आपका जो है हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक इंजन भी हम लोग के पास नहीं था, जो बड़े बड़े जो है वो क्षमता वाले हम लोग स्पेस आपका जो है वो छोड़ सकते थे। लेकिन खैर भारत जो है अपना खुद का हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक विमान भी बना लिया है, और अब तो खैर सुपरसोनिक भारत में मिसाइल भी आ गया है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, दूसरा नंबर था जैसा कि ALSV, ठीक है,
तो इसमें क्या था, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसे 100 से 150 किलोग्राम भार वर्ग के उपग्रह को पृथ्वी के निचली कक्षा में स्थापित करने के उद्देश्य से विकसित किया गया था। यानी वो क्या था, 40 तक था। लेकिन ASLV जो है, ये जो है अल्ट्रा हुआ, मतलब कुछ ज़्यादा। उसके बाद जो है टेक्नोलॉजी का विकास हुआ। फिर उसके बाद लगभग 100 से 150 किलो भार वाले वर्ग के उपग्रह को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने के उद्देश्य से विकसित किया गया था। और लगभग ये भी प्रचलन से भी बाहर है। PSLV, अब देखिए PSLV हम लोग का, जब से PSLV को हम लोगों ने लॉन्च की, PSLV उपग्रह को बनाया था, यानी ये तो उपग्रह नहीं है PSLV, ये तो एक आपका क्या होता है, यान होता है, डब्बा है, जैसा कि आप देख रहे हैं बगल में PSLV एक्सेल। हाँ, और इसमें क्या था, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स में इसकी सहायता से लगभग हम लोगों ने 1200 किलोमीटर भार वर्ग के उपग्रह को 900 किलोमीटर की ऊंचाई तक, यानी भू स्थित कक्षा में भेजा जा सकता था। ठीक है, इसी के अंतर्गत जो है दोस्तों चंद्रयान-1 जो है PSLV XLC-11 से छोड़ा गया था। मंगलयान-2 जो है PSLV XLC-25 से जो है वो प्रक्षेपण यान किया गया था। तो इससे रिलेटेड जाता है बहुत सारे हैं। और कोई भी ऐसा रेलवे का एग्ज़ाम या फिर आने वाले UPSC JPSC का PCS का कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है दोस्तों जिससे अंतरिक्ष अनुप्रयोग और अंतरिक्ष के क्षेत्र में इसरो का योगदान के बारे में नहीं पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब इसरो द्वारा निर्मित प्रक्षेपण यान क्या था, अब जो है GSLV। तो GSLV जो है उससे क्या था, PSLV से भारी है। ठीक है, GSLV तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स इसका नाम है। इस प्रक्षेपण यान के माध्यम से मध्यम भार वाले और भारी भरकम उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा जाता है। यानी मध्यम भार वाले और भारी उपग्रह को जो है अंतरिक्ष में भेजा जाता है। जैसे कि GSLV Mark 2 है, GSLV Mark 3 है। और GSLV Mark 3 जो है इसको क्या बोलते हैं, बाहुबली रॉकेट भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें 4 तरह का लेयर का जो है वो ईंधन का प्रयोग होता है। तो इस पे जो है मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप याद रखिए GSLV MK3 जो है उसे बाहुबली उपग्रह बोलते हैं। और ये जो है भारी भरकम उपग्रह को ले जा अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने में ये अभी तक बहुत अच्छा जो है वो साधन वो सिद्ध हुआ है। और भारत जो है अंतरिक्ष के क्षेत्र में इसी तरह से अगर विकास करता रहा तो एक दिन जो है वो दुनिया में जो है वो इसका नाम होगा और राज करेगी ये भी। अब चलिए हम लोग इसरो के कुछ अध्यक्ष के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में जो टॉपिक है वो ट्रेंड जो है वो बदलता जा रहा है। क्योंकि UNO के अध्यक्ष, इसरो के अध्यक्ष, अब अध्यक्ष के बारे में जो है दोस्तों वो भी पूछा जाता है। ठीक है, तो विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के जनक बोला जाता है। उसके बाद GK मेनन 9 महीने के लिए रहे थे। उसके बाद सतीश धवन जानते ही हैं, इनसेट प्रोग्रामर थे। और UR राव जो कि GSLV और PSLV के आपका बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा था। K कस्तूरी रंगन IRS सैटेलाइट, G माधवन नायर चंद्रयान-1 जो कि 2008 में गया था, उनमें इनका अहम योगदान था। के राधाकृष्णन ये जो है आपका IRNNS मंगलयान जो है उसमें उनका अहम योगदान था। शैलेश नायक 2015 में सिर्फ 11 दिन के लिए बने थे। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। जैसा कि शैलेश नायक जी हैं, पूछा जाएगा सबसे अधिक दिन तक कौन थे, सबसे कम दिन तक कौन थे, तो आप लोग जो है उसको देख सकते हैं। और AS किरण जो है GSLV Mark 3 जो है जिसको बाहुबली उपग्रह बोलते हैं उस समय थे AS किरण। और उससे पहले दोस्तों चंद्रयान-2 जो गया था 2019 में, तो उसमें क्या था 2020 में गया था, तो उसमें उनका अहम योगदान था चंद्रयान-2 में के सिवान का। और एस सोमनाथन जी जो है 2022 से अभी तक है। और हम लोग चंद्रयान मिशन 1 पढ़ते हैं। तो चंद्रयान-1 चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन है, जिसमें क्या था, इसका प्रक्षेपण 22 अक्टूबर 2008 को किया गया था चंद्रयान प्रथम का।
कहाँ से भेजा गया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। अंतरिक्ष यान क्या था? PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स XLC-11 से भेजा गया था। ठीक है। तत्कालीन इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तत्कालीन इसरो के प्रमुख थे जी माधवन नायर जी थे। चंद्रयान प्रथम ने चंद्रमा की सतह पर पानी की मौजूदगी का पता लगाया था। याद रखना है 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 के लिए भारत का पहला मिशन था। ये PSLV XLC के द्वारा छोड़ा गया था और जी माधवन नायर जी जो है इनके उस समय अध्यक्ष थे इसरो के। अब चंद्रयान मिशन जो है चंद्रयान 2 मिशन, जिसमें क्या था, ये तो खैर चंद्रयान 2 भारत ने 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 का मिशन लॉन्च किया था। चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया था। चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर, ऑर्बिटर लैंडर में विक्रम था और रोवर प्रज्ञान शामिल था। ठीक है। इसका भार लगभग 3850 किलोग्राम था। 3850 किलोग्राम था, समझ रहे हैं दोस्तों, लगभग 4.5 टन के बराबर है। 1 टन में 1000 किलो होता है, यानी 3.5 टन या 4 टन बोल सकते हैं आप लगभग में। 3850 दोस्तों NTPC का एग्जाम में 2 कॉपी यही पूछा गया है। 22 जुलाई 2019 को छोड़ा गया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, ये भी पूछा था। लैंडर का क्या नाम है, रोवर का क्या नाम है। उसके बाद चंद्रयान 2 का भार एग्जैक्ट ये जो 3850 किलोग्राम पड़ते हैं, ये NTPC का एग्जाम में यही सेम 2 कॉपी क्वेश्चन जो है कॉपी पेस्ट किया गया था। चंद्रयान 2 को प्रक्षेपण यान GSLV Mk3M1 से अंतरिक्ष में भेजा गया था। जैसा कि देख रहे हैं आप, ऑर्बिटर क्या होता है? ऑर्बिटर ये है। लैंडर जो कि लैंड करने में मदद करता है, और रोवर जो है जो कि वो नाम है, यानी रोवर का प्रज्ञान नाम है, लैंडर का आपका विक्रम नाम है। ठीक है। अब हम लोग मंगल मिशन देखते हैं। मंगल मिशन क्या था? मंगल मिशन 5 नवंबर 2013 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। उसके लिए क्या रॉकेट कौन सा था? PSLV XLC-25 था। ठीक है। PSLV XLC-25 था। यानी 24 सितंबर 2014 को मंगल पर पहुंचने के साथ ही भारत विश्व में अपने प्रथम प्रयास में ही सफल होने वाला पहला देश बन गया था। यानी भारत जो है वो सफल होने वाला मंगलयान पे वो पहला देश बना था, तथा सोवियत, रूस, नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बाद दुनिया का चौथा देश बना है। यानी फर्स्ट प्रयास में पहला देश, लेकिन ऐसे नॉर्मल जो है वो इससे 3 देश पहले जा चुका था, जो कि फर्स्ट प्रयास हो, सेकेंड प्रयास हो या थर्ड प्रयास में हो, लेकिन वो लोग सफल हो चुके थे। लेकिन फर्स्ट प्रयास में मंगलयान मिशन जो है वो आपका सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला भारत था। भारत एशिया का पहला देश है जिसमें सफलतापूर्वक मंगलयान पर उपग्रह भेजा है, यानी एशिया में प्रथम देश है। ठीक है। विश्व में चौथा देश है, लेकिन पहले अटेम्प्ट में पहला देश हो जाएगा। ठीक है। मंगलयान 2 भारत का मंगलयान के बाद मंगल ग्रह के लिए दूसरा मिशन है। मंगलयान 2 जो है मंगलयान के बाद मंगल ग्रह के लिए दूसरा मिशन है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा मंगल ग्रह के लिए मिशन को 2024 में लॉन्च किया जाएगा। यानी मंगल मिशन को इसरो जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान द्वारा मंगल ग्रह के लिए मिशन को 2024 में लॉन्च किया जाना है। हम लोग गगनयान पढ़ लेते हैं, बस लास्ट टॉपिक है। गगनयान भारत का पहला मानव युक्त मिशन है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गगनयान, इस मिशन के तहत 3 अंतरिक्ष जो है अभियानों को कक्षा में भेजा जाएगा। इन तीनों अभियानों में 2 मानव रहित और 1 मानव युक्त मिशन होंगे। 2 मानव रहित और 1 मानव युक्त मिशन होंगे। अंतरिक्ष यान क्या था? GSLV Mk3, जिसको बाहुबली भी बोला जाता है। भेजने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 3 है। और इस मिशन में सबसे पहले व्योममित्र नामक रोबोट को भेजा जाएगा। व्योममित्र नामक रोबोट जो है उसको भेजा जाएगा। केंद्रीय परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष मंत्री ने जानकारी साझा की है कि मानव युक्त मिशन को 2023 में लॉन्च किया जाने की जो है वो योजना है। केंद्रीय परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष मंत्री ने जानकारी साझा किया है कि मानव युक्त मिशन को 2023 तक लॉन्च करने की घोषणा की है।
तो केंद्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग अंतरिक्ष मंत्री कौन होगा? ये तो मोदी जी ही होंगे या फिर देश के प्रधानमंत्री होंगे। ठीक है। अब क्या है आदित्य L1। तो आदित्य L1 मिशन, तो सूर्य का अध्ययन करने वाले भारत का पहला वैज्ञानिक अभियान है आदित्य L1 है। ठीक है। और भारत सूर्य का अध्ययन करने के लिए अपना पहला मिशन आदित्य L1 वर्ष 2022 में अक्टूबर से नवंबर में लॉन्च होने की संभावना है। यानी आदित्य L1 जो है वो भारत का पहला सूर्य का अध्ययन करने के लिए मिशन है। आदित्य L1 मिशन को पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंजियन पॉइंट 1 L1 के चारों ओर प्रभाव मंडल की कक्षा में प्रवेश कराया जाएगा, ताकि बिना किसी बाधा या ग्रहण के निरंतर सूर्य का प्रक्षेपण किया जा सके। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और इसके बाद जो है इसरो और भारत की जो संयुक्त नासा और इसरो का संयुक्त मिशन निसार जो है जो 2023 में हुआ था, इसके बाद जो है हम लोग इसरो और नासा के संयुक्त आपका जो परियोजना है या फिर संयुक्त रूप से जो वो लोग अपना अंतरिक्ष के क्षेत्र में योगदान दे रही है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया।